गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष जो है। तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर रहेगा, जिसमें अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हमारे भारत में हो रही है, हमारे भारत देश में किस प्रकार से जो है मुगलों के बाद में जो है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से जो है विस्तृत रूप लिए हुए हैं, और किस प्रकार भारत के प्रति इनका प्रतिकार रहता है, और किस प्रकार संघर्ष रहता है भारत का और अंग्रेजों के बीच में, किस प्रकार की जो है स्थिति रहती है, किस प्रकार की जो रहता है उस समय का वातावरण, उस समय की स्थिति, उसके बारे में जो है हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो आज का न्यू चैप्टर है चैप्टर 3 उसको कंटिन्यू करते हैं। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए। जैसा कि उपनिवेश के विषय में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिनको नहीं पता है वो मुझसे पूछ सकते हैं उपनिवेश क्या होता है। चलो मैं बता देती हूँ। उपनिवेश जो होते हैं, जो अंग्रेजी जो इंग्लैंड ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन के द्वारा जो है भारत देश पर जो है अपना अधिकार वो स्थापित कर लेते हैं, एक उनके अधिकार में ये कर लेते हैं और उपनिवेश बना देते हैं। और उस समय जो है ब्रिटेन द्वारा बहुत से जो है देशों के उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट, अत्याचार और शोषण से हुई। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है छल कपट के द्वारा और अत्याचार करके जो है भारत में अपना ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो स्थापित किया। प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं भारत जो है एक समृद्धशाली देश रहा है। अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही हैं। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को आधारभूत जो है क्षति पहुंची है। अंग्रेजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से जो है अंग्रेजी साम्राज्य धीरे धीरे जो है भारत में विस्तृत रूप लिए हुए था। सबसे पहले क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं भारत का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र का जो ये दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये जो इसका तटीय क्षेत्र है, तो इस तटीय क्षेत्र पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जहाज आया करते थे व्यापारिक दृष्टि से। यहाँ पहले व्यापारिक दृष्टि से सारे जहाज आया करते थे। भारत में क्या है, भारत में सर्वाधिक जो है मसालों का उत्पादन अधिक होता था, तो यहाँ से मसालों का और ज़्यादातर क्या होता था सूती कपड़ों का, जो भी हमारे यहाँ के मसाले और सूती कपड़े थे, तो यहाँ से क्या होते थे, यहाँ से निर्यात होते थे, भारत से अन्य देशों में जाया करते थे। तो ये वाला जो क्षेत्र था भारत का दक्षिणी क्षेत्र, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक दृष्टि से जो है भारत में आना स्टार्ट किया। जब व्यापारिक दृष्टि से भारत में आना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भारत में जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे मुगलों का शासन है, और यहाँ पे सर्वप्रथम तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सबसे पहला जो उन्होंने कार्य किया व्यापार के बाद में जो है इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक ही देश में एक राज्य जो है दूसरे राज्य से क्या कर रहा है, झगड़ रहा है, अपने सत्ता के लिए क्या कर रहा है, झगड़ रहा है। एक ही देश में रहकर वह एक दूसरे से झगड़ रहा है। जब उन्होंने ऐसा चीज़ देखा तो उन्होंने अपनी एक नीति बनाई कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने क्या किया कि उन शासकों में फूट डालना स्टार्ट किया और उन फूट डालकर खुद स्थापित होने का प्रयास किया। और वो किस प्रकार से फूट डालते हैं, किन किन स्टेट में, किन किन जो उनकी जो उस समय के क्षेत्र थे, किस प्रकार से उन क्षेत्रों में जाते हैं और किस प्रकार से कंपनी स्थापित कर और उस कंपनी के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, किस प्रकार से और किस कारण से उन्होंने उस उद्देश्य को लेकर जो है वो कंपनी स्थापित की, उसके बारे में हम कंटिन्यूटी लेते हुए जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से टाइम पीरियड शुरू होता है। टाइम पीरियड शुरू होता है 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, इसको सभी अंडरलाइन करेंगे, के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की जा रही है, यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। तो आपको बड़ा नाम नहीं याद करके इस छोटा सा नाम याद करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। अब ये कंपनी पहले स्टार्ट हो रही है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, किस कारण से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है व्यापारिक दृष्टि से। व्यापार करने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एलिजाबेथ जो थी उस समय ब्रिटेन की राजकुमारी थी, तो ब्रिटेन में
ब्रिटेन, आप अभी क्या करेंगे, सभी मैप देखेंगे और मैप में ब्रिटेन की स्थिति को देखेंगे, ठीक है। जो पूरा वर्ल्ड मैप है उसमें ब्रिटेन की स्थिति को देखेंगे। तो ब्रिटेन में उस समय जो है एलिज़ाबेथ जो राजकुमारी थी, तो एलिज़ाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने क्या किया कि भारत में जो थी वहाँ की जनता, उन जनता को क्या बोला कि आप जो है वहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से भारत में जो है व्यापार कर सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार कौन दे रहा है, एलिज़ाबेथ प्रथम जो है वो दे रही है। कब दे रही है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। आगे देखिए 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1612 में कहाँ पर स्थापित हो रही है, सूरत में। सूरत कहाँ पर है आपका, गुजरात में। यहाँ पर जो है आपका सूरत है, जो आपका भारत का जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पर सूरत में जो है सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई, यहाँ कर्नाटक है और कर्नाटक में यहाँ पर चेन्नई जो स्थापित है, मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की ज़मींदारी प्राप्त कर ली। 3000 रुपये, ये आप सभी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर ये सारी लाइन अंडरलाइन करेंगे। आगे देखिए 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। उस समय क्या होता था कि अगर बाहर के विदेशी लोग जब हमारी सीमा में व्यापार करने की दृष्टि से आते थे तो उनको क्या किया जाता था, सीमा शुल्क उनको भरना पड़ता था, ताकि वो यहाँ पर हमारे देश में अगर व्यापार करें तो उनको क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तब जब ये कंपनी जब भारत में स्थापित हो रही है तो इनको क्या किया गया, तो 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर सीमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको मुक्त कर दिया था सीमा शुल्क देने से। चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया। सीमा शुल्क तो उनको माफ़ कर दिया, लेकिन जो चुंगी शुल्क था उसकी मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक, एक विशेष अनुमति पत्र जो है अधिकार दिया गया। उनको एक विशेष अनुमति पत्र दिया गया कि आप लोगों को जो है दस्तक, यानी कि एक विशेष अनुमति पत्र जिस पर उनको अधिकार होता था कि वह जो है अधिकार दे दिया गया कि कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। उनको यहाँ पर जो है एक सीमा शुल्क से तो मुक्त कर दिया और चुंगी शुल्क मुक्त करने के लिए उनको एक विशेष अनुमति पत्र दे दिया ताकि आप जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। आगे देखिए कंपनी ने अपना ध्यान कहाँ पर स्थापित किया, बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। बंगाल कहाँ पर है आपका, बंगाल भारत के यहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल सभी को पता है। इसलिए मैं बोलती हूँ जैसे जैसे जो भी नाम आते हैं आपके, तो आपको क्या करना है, इन सभी नाम को जो इंडिया का जो मैप है वहाँ पर स्टेट को देखना है, कहाँ पर कौन सा स्टेट रहता है, ताकि आपको जो है पता रहे कि कहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको इमेजिन जो रह रहा है वो एक सटीक जो है वो क्षेत्र में रहे, एक परमानेंट उसकी स्थापित हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर चेन्नई है, ठीक है। किस किस क्षेत्रों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना क्षेत्र का विस्तार कर रही है। आगे देखिए 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। मुगलों से एक फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली वर्दिल खां की मृत्यु हो गई। जब हम बंगाल के विषय में पढ़ रहे हैं और बंगाल के क्षेत्र के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र केंद्रित कहाँ हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। तो बंगाल के नवाब कौन है, बंगाल के नवाब जो थे अली वर्दी खां। 1756 में जो है अली वर्दी खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला नवाब। ये सारे जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो आपको अंडरलाइन करना है। ये सारे जो नवाब अली, ये सारे नाम आ रहे हैं, ये आपको अंडरलाइन करना है। किस प्रकार से जो है ये बंगाल से जो है अपनी सत्ता को जो है मजबूती दे रहा है, एक व्यापारिक कंपनी के द्वारा। कौन कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला जो है नवाब बनता है। आगे देखिए जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बन जाता है। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। जो भी नवाब के कौन थे, विरोधी थे, उनको संरक्षण कौन दे रहा है, अंग्रेज दे रहे हैं। आगे देखिए आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मतभेद हो गए।
जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1756 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध को सभी अंडरलाइन करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे देखिए, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई है, विजय हुई है और नवाब मारा गया। ये जो युद्ध हो रहा है किनके मध्य हो रहा है? नवाब और अंग्रेजों के मध्य। अब देखिए, अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज युद्ध कर रहे हैं नवाबों से। इस प्रकार से इनकी शुरुआत हो रही है प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध प्रथम युद्ध था अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में किया गया था। सभी अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और नवाबों के बीच में। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। आगे देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। अब अंग्रेज जो है सब कुछ सत्ता अपने हाथ में ले रहे हैं और अंग्रेज अपने मुताबिक जो है बंगाल का नवाब भी अब निश्चित कर रहे हैं। किनको बना रहे हैं बंगाल का नवाब? ये मीर जाफ़र को। व्यापारिक कंपनी क्या कार्य कर रही है? युद्ध कर रही हैं और नवाब भी डिसाइड कर रही हैं अंग्रेजों के द्वारा। मीर जाफ़र को बना रहा है बंगाल का नवाब। पहले कौन था? पहले था आपके नवाब अली, उसके बाद में सिराजुद्दौला बनता है। फिर नवाबों को अंग्रेज हरा देती हैं और अपने मुताबिक किसको बनाती हैं? मीर जाफ़र को। आगे देखिए, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफ़र अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखो, अंग्रेज अपने फ़ायदे का सोच रही हैं और फ़ायदे का सोचते हुए क्या कर रही है? 1760 में जब मीर जाफ़र के पास में धनापूर्ति नहीं कर पाता, अंग्रेजों को धन नहीं दे पाता है, तब ये क्या करते हैं अंग्रेज? मीर जाफ़र की जगह किसको बैठा रहे हैं गद्दी पर? मीर कासिम को। ठीक है, सबसे पहले जो है सबसे पहले नवाब अली बनता है, फिर सिराजुद्दौला बनता है, फिर बाद में मीर जाफ़र बनता है, उसके बाद में कौन बन रहा है? मीर कासिम। आगे देखिए, नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिलती है। आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य फिर से क्या हो रहे हैं? यहाँ पर मतभेद हो रहे हैं। जब आर्थिक स्थिति नहीं हो रही है अच्छी, तब क्या कर रहे हैं? मीर कासिम अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ पर जब मीर कासिम भी अंग्रेजों को क्या नहीं दे पा रहा है? पैसे नहीं दे पा रहा है, धन की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, तब मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का कौन सा युद्ध हो रहा है? 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हो रहा है। अंडरलाइन करेंगे, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही दो युद्ध हैं जिनके माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो रही है भारत में। तो ये दोनों युद्ध और उनके डेट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करोगे और लर्न भी करना है। ये दोनों जो भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री में आपको सन तो याद करने पड़ेंगे, सन से रिलेटेड जो भी युद्ध होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो है मैं वही याद करने के लिए बोलूँगी जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपको वही याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें यहाँ पे भी वापस से किसकी पराजय हो रही है? नवाब की। दोनों ही युद्ध में किसकी पराजय हो रही है? नवाबों की। दोनों ही युद्ध में किसकी विजय हो रही है? अंग्रेजों की विजय हो रही है। आगे देखिए, ये युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकारी जो है अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अभी जब बक्सर का युद्ध पे विजय प्राप्त होती है अंग्रेजों की, तो ये युद्ध में विजय में क्या क्या प्राप्त करते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वह अधिकार किसको प्राप्त हो रहे हैं? अंग्रेजों को। ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इसी क्षेत्र में है, ठीक है। इससे भारत के उद्योगों को और व्यापारों को क्या पहुंच रही है? हानि पहुंच रही है, क्योंकि अंग्रेज जो है अपनी सत्ता को जो है बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में जो है हमने भारत किस प्रकार से जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने में लगा हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम कंटिन्यू करेंगे मराठा व मैसूर में किस प्रकार का अंग्रेजों का संघर्ष रहता है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो अंग्रेजों का जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी हर एक क्लास जो रहेगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसको पढ़ाने के बाद में आपको घर पे फिर से पढ़ना है, जो भी मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ उनको लर्न भी करना है आपको। आपका 10th बोर्ड है, मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। आपको 10th बोर्ड है तो आपको उसके हिसाब से अभी से पढ़ाई करना जो है शुरू करना होगा। ऑलरेडी जो है आपकी क्लासेस जो है बहुत आगे तक एक्सटेंड हो चुकी है, बहुत कोर्स जो है आगे तक जो है आपकी जो है बहुत जल्दबाजी क्या हो रहा है, आपके कोर्स जो है आपका जो है
कंटिन्यूटी आपको करना पड़ेगा, क्लासेस कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूटी लेनी पड़ेगी, ताकि जो है आपको लिमिटेड टाइम में आपको जल्दी से जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए। और आप जो है जो भी पढ़ाती जा रही हूँ उसको कंटिन्यू आपको लर्न भी करना है, रिवाइज़ करना है। मेरे पढ़ाने के बाद में आपको बुक से फिर से पढ़ना है, और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ उसको लर्न भी करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम अंग्रेज़ों का मराठा व मैसूर से संघर्ष जो रहता है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।